से यही वाला था सर। हाँ ये ना, यस the electrons लिखा हुआ, electrons that were ejected from the gas ionization travel to the anode। ठीक मतलब है सर। आपका कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो भी, और गैस के आयनाइजेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो सब मिलकर के एनोड की तरफ जा रहे थे। बट जो गैसियस पॉजिटिव आयन है ना, पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयन था, वो कैथोड की तरफ आएंगे। वो आज बात करेंगे उस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, उसी को एनोड रेज बेसिकली बोलते हैं बेटा। ठीक है सर। हाँ ठीक थैंक है, यू सर। चलो अब ध्यान से सुनो। आज डिस्कशन क्लास के एंड में करेंगे। आज पहले पढ़ाई करेंगे और क्लास के एंड में आज का डिस्कशन करेंगे। बोलो बेटा, ये लाइन चमका, मैंने क्या बोला? ये लाइन क्लियर है? आज अपन पहले पढ़ाई करेंगे, फिर क्लास के लास्ट में आपका डिस्कशन करेंगे। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। कल आपकी डीसीबी है, कल आपकी क्या बेटा डॉट क्लासेस है। तो जब कल आपकी डॉट क्लासेस होगी, तो कल के डॉट क्लासेस के अंदर लास्ट के 45 मिनट्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई होप, जिससे कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कल अपना बेसिक मोल के जितने भी रेस है, सारे रेस कंप्लीट हो जाएंगे। रेस सारा का सारा कल जो आपका डॉट क्लासेस है उसके अंदर आप कंप्लीट कर लेंगे कल, सारा का सारा रेस। उसके बाद जेई मेंस जेई एडवांस का क्वेश्चंस बचेगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। फिर एटॉमिक रेस का हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। बोलो भाई। हाँ बेटा, राजवर्धन रिमूव कर देगा। हाँ बेटा उत्कर्ष से बताओ। स्लाइड में लिखा। गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। सर आपने वो स्लाइड ओपन करना जो इसमें लिखा था निगेटिवली चार्ज बिहेविंग ऐसा कुछ। हाँ ये सर इसमें बताओ ना, तुम बोलो ना। इसमें लिखा हुआ है कि जो सर वो स्लाइड ओपन करना। पूरा तुम बोलो ना, मैं बता दूंगा ना। बताओ ना क्या पूछ रहे हो। हेलो, हाँ बताओ ना, क्या पूछ क्या रहे बेटा, आप तो बताओ तो। सर वो स्लाइड करिएगा तो उसके हेल्प से क्वेश्चन पूछना है। मतलब स्लाइड के हेल्प के बिना नहीं मानोगे, यही ना? यस बताओ सर। कौन सा, ये बोल भी रहा है यस सर। ये सर कह यहाँ रहे यस सर लिखा हुआ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे पार्टिकल आर बिहेविंग लाइक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर हम लोग जनरली बात किया जाए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल तो हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो यहाँ पे बोल रहा है लाइक अ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि इसका ये कहना है कि पहले से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हम लोग को पता है। तो ये कैसे हो सकता है? हम लोग को बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो बिहेव निगेटिवली चार्ज पार्टिकल के जैसा कैसे होगा? बेटा, बाद में जब चीजों का देखो, कोई भी थ्योरी अगर मान लो, कोई भी थ्योरी, नया थ्योरी आता है या कुछ नया एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसके बेसिस पे पुराने सारे एक्सपेरिमेंट को देखा जाता है ना, कि क्या इसमें ये थ्योरी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा थोड़ा है कि तुरंत तुमने कोई आज हमने थ्योरी दिया तुम्हारे, और तुमने एक नया थ्योरी दे दिया तो मेरा थ्योरी फेल कर गया, ऐसा थोड़ा ना होता है। अब आगे आने वाले 500-700 साल तक भी अगर कोई उसी टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो वो पुराने के सारे थ्योरी को देख रहा होता है कि क्या यस वो सर। चीजें अप्लीकेबल है उसमें या नहीं अप्लीकेबल है। तो जब हर निगेटिव चार्ज पार्टिकल वगैरह बहुत सारे आ गए थे, तब देखा गया कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये सब ऐसा थोड़े बहुत पुराना लाइन है, ये सब नए टाइम के लाइन है, जो नए टाइम में जो आपके ये सब चीजें चली थी, डिस्कवरी वगैरह, या लोगों ने इस चीज को प्रूफ करने की कोशिश की। बाद में जाकर के जब लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने लग गए, मैग्नेटिक फील्ड को समझने लगे, तब का ये लाइन है। ऐसा नहीं है कि ये 500-700 पुराना साल लाइन है ये सर चीज। तो कहीं पे भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात होती तो हम लोग तो इलेक्ट्रॉन को ही मतलब वहां पे लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि निगेटिव चार्ज पार्टिकल कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन है। Cl- इसको भी आप निगेटिव चार्ज पार्टिकल बोलोगे, बोलो ओके या नहीं ओके बोलो? ये भी तो यस। निगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना। ओ तो मतलब निगेटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में पहले से नॉलेज था, बस इलेक्ट्रॉन को उसके बिहेवियर को नहीं नहीं, से। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला आपको कि ये स्टेटमेंट उस टाइम का नहीं है, ये मॉडर्न टाइम का स्टेटमेंट है। मतलब ओ जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सबके बारे में लोग पढ़ने लग गए, तब ये हम्म, चीज को वापस पलट करके देखा। तब जाकर के उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल, जो कैथोड रे है, वो ऐसा बिहेव करता है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कोई निगेटिव चार्ज बिहेव करता है। ठीक है, ये अच्छा रिसेंट टाइम के स्टेटमेंट को यहाँ के पे कह दिया गया। क्लियर अच्छा है? ओके सर। सर एक आपने ये भी लाइन बताया था एनोड और कैथोड में कि एनोड जो होता है वो डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रोड के और कैसा है और गैस पे, नहीं ये कैथोड पार्टिकल।
बट एनोड पार्टिकल डिपेंड करता है। तो आपने बोला था कि इलेक्ट्रॉन तो सबका सेम ही होगा, बट प्रोटॉन तो He+ बनेगा या H+ बनेगा, वो नहीं समझ में आया। आज करेंगे ना, आज एनोड रेज के बारे में पढ़ेंगे तो आज वो चीजें ओके कवर करेंगे, ठीक है। ओके। चलो बेटा, पिछली क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। रेस का डिस्कशन जो है बेटा आज लास्ट में करेंगे। बोलो बेटा ये लाइन चमका या नहीं चमका? थ्योरेटिकल पार्ट है, कहानी है, बस सुनते चलो। हाँ बेटा करण और सौम्या जल्दी से बता दो क्या डाउट है, अदरवाइज हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सर जब जेजे ने ये किया था एक्सपेरिमेंट, तो जब उसने शेड किए थे एक साइड पार्टिकल की तरह काम करता है, ये कैथोड से एनोड की तरफ जाता है। बोलो भाई ये लाइन क्लियर है बेटा यहां तक? तो हमने कहीं ना कहीं कैथोड रे को ही क्या नाम दे दिया था बेटा? एक इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था। अब हम बात करते हैं, पिछली क्लास में बताया था कि हमें पता चल गया कि हमारे पास कैथोड रे जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है। तो ध्यान से सुनना बेटा कि आपका अब आता है जे थॉमसन। ध्यान से सुनना बेटा, डिस्कवरी के अंदर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको बोलूंगा मैं कि आपको फिजिक्स के अंदर ये चीजें समझ आएंगे, क्योंकि फिजिक्स के तरह से आपको चीजें देखनी पड़ेगी। तो ठीक है, जैसे अभी देखो जितने भी डिस्कवरी चलेंगे तो आपको थोड़ा बहुत फिजिक्स आएगा, तो आपको बर्दाश्त करके रखना है उन चीजों के लिए। इवन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो 12th के मॉडर्न फिजिक्स के अंदर भी नहीं पढ़ना है, उसका एक ही सोल्यूशन है कि वो चीज आपको ध्यान रख लेना है। जैसे बोलूं वैसे हूबहू ध्यान रख लेना है, इस लेवल पे आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। या तो मैं ना पढ़ाऊं या बस बता करके ये चीजें बोलूं कि बेटा ये चीजें आपको बस ध्यान रखना है, इतना ही करना है और उतना ही आप भी करेंगे, ठीक है। चलो मैं बहुत क्लियर रहता हूं बेटा क्लासेस के अंदर, मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। 1897 के अंदर जे थॉमसन नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज ई टू द मास रेशियो को कैलकुलेट किया। मतलब जे थॉमसन नाम का ये साइंटिस्ट था, इन्होंने E/me का रेशियो कैलकुलेट करके दिया। क्या करके दिया? E/me का रेशियो कैलकुलेट करके दिया। कैसे दिया आगे बात करते हैं। अब देखो डिस्कवरी के टाइम पे ऐसा सवाल मत पूछो सर ऐसा हो जाता तो क्या होता, ऐसा हो जाता तो क्या होता। वो एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया था, इन साइंटिस्ट लोगों ने किया। इन लोगों ने जो जो बात बोला वही बात हम आपके सामने रख रहे हैं। बाकी होगा क्या हम आपको श्रोडिंगर के अंदर बताएंगे वे मैकेनिकल मॉडल जो आपका लेटेस्ट मॉडल है। समझ आया मैंने क्या बताया आपको? तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जब तक हाइजेनबर्ग कहने का मतलब 5-6 लेक्चर की आगे की बात कर रहा हूं, 5-6 लेक्चर आगे तक आपको जो जो साइंटिस्ट ने बोला है वही वही लाइन मैं बोलूंगा, और उसी लाइन पे आपसे सवाल पूछा जाता है। साइंटिस्ट ने जो बोला वो लाइन बोलूंगा, अपने मन से एक भी लाइन नहीं बोलूंगा। बोलो ये लाइन चमका? और आपको भी अपने मन से ये चीजें नहीं करनी है कि सर ऐसा कर लेते तो क्या होता। ऐसा करने के लिए आपको ऐसा सेटअप करना पड़ेगा, फिर जाके एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बोलो बेटा ये लाइन चमका या नहीं चमका? क्लियर है बेटा? तो ध्यान से सुनो। अब हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड बोल रहा हूं मैं, कि जे थॉमसन ने E/me का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया। E/me मतलब चार्ज बाय मास का वैल्यू इसने कैसे, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के मास का रेशियो कैसे कैलकुलेट किया। अभी तो बस ये पता चला था कि कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन के नाम से हम लोग बोल सकते हैं। ध्यान से सुनो। तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर यहाँ किया एक एक्सपेरिमेंट किया, फिर यहाँ फिजिक्स इन्वॉल्व है। जो कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है बस वो कंक्लूजन आप ध्यान रखेंगे, और इसके अलावा एक लाइन आपको ध्यान नहीं रखना है। ध्यान से सुनो क्या किया उसने। ये सारी चीजें वैसे तो आपको बिल्कुल पता है। क्या पता है सर? कि यहाँ पे कैथोड था, यहाँ एनोड था। सर यहाँ से ये कैथोड रे तो निकला, क्या किया, यहाँ से बेटा कैथोड रे आपका निकला। ये निकला तो देखो ध्यान से कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है तो ये किधर के तरफ जाएगा, ये इधर के तरफ गया, यहां पे जाकर के चमकने लग गया। ध्यान से सुनो बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो ये जो है ए पे जाकर के मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाकर के चिपक गया। अब ध्यान से सुनो, जब यहां पे उसने कोई मैग्नेट लगाया तो ये क्या किया, मैग्नेट के पोल को कुछ ऐसे बैलेंस करके उन्होंने रखा था कि ये यहां पे जाकर के स्ट्राइक किया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मतलब मैग्नेट के प्रेजेंस में ये यहां आ रहा था, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया तो ये कुछ ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, अब मैग्नेट में निगेटिव चार्ज जैसे बिहेव करता है, उन्होंने मैग्नेट को ऐसे सेट कर रखा था कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या चला जाए, आपका ये जो कैथोड रे है वो चला जाए।
बोलो भाई, ये लाइन चमका। ये मैग्नेट अपने हाथ में होता है ना बेटा, अपने हाथ में ये मैग्नेट होता है ना, तो मैग्नेट को इसने ऐसे फिट कर रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये जिधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये उसके उधर चला जाए। तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये नीचे आया। अब उसके दिमाग में क्या क्लिक किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इन्होंने, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। ये जो मैग्नेट है इसको मैग्नेट बोलते हैं बेटा। मैग्नेट क्या होता है? चुंबक, जिसके अंदर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो इस चुंबक के प्रेजेंस में ये इधर की तरफ कुछ आया। बोलो भाई, ये लाइन क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, उन्होंने क्या करने की कोशिश की, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक किया सी पे। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे अगर इस लाइन को देखोगे कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, या जो रे था ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। मतलब जब ना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया आपने, देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई मैग्नेट लगाया है आपने, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बी पे जा रहा था। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो ये ऊपर जा रहा था। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये किधर की तरफ जा रहा था? नीचे की तरफ जा रहा था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब इसने क्या किया, जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं था, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं था, तो ये बी पे गया। अब उसके दिमाग में क्या क्लिक किया कि हम, क्या कोई ऐसा कंडीशन है जिसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो कुछ इधर की तरफ आ रहा है। तो उसने क्या किया कि अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। ये सब सारे आप फिजिक्स के अंदर 12th में पढ़ोगे। बस यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से आपका क्या काम करता है? ये मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। क्या काम करता है? ये मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। अब ध्यान से सुनो, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ऊपर चला गया, अब आपने मैग्नेटिक फील्ड को लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि वो क्या करने की कोशिश किया कि वो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को लगाए कि वह जो इलेक्ट्रॉन है ना ऊपर जाए ना नीचे है, वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में पास कर गए। बोलो भाई, मैंने क्या समझा? चमका या नहीं चमका? तो देखो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे क्रिएट किया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेट भी लगा दिया। दोनों लगाने के बाद उन्होंने, ध्यान से सुनना, ये जो कंट्रोल करने की टेंडेंसी होती है ना, अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ज्यादा हो गया मैग्नेटिक फोर्स से तो ये ऊपर चल जाएगा। देखो ना बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, इस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। अगर इसके द्वारा लगा हुआ फोर्स, ये जो कैथोड रे है वो ज्यादा होगा तो ये किधर जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और मैग्नेटिक फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। इन्होंने क्या किया? बैलेंस कर दिया। मतलब मेरे को मान लो कैथोड रे, तो इधर से मेरे को इलेक्ट्रिक फोर्स खींच रहा है, तो इधर से मैग्नेटिक फोर्स खींच रहा है। अब इधर वाला फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स वाला फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स वाला फोर्स अगर बराबर है तो हम वहीं का वहीं रुकेंगे, हाँ या ना? बट अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है तो हम इधर आ जाएंगे, मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इधर चले जाएंगे। बोलो ना, ये लाइन चमका या नहीं चमका? तो उसने क्या किया बेटा कि जो ये आपका कैथोड रे है, ऊपर की तरफ मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा था और नीचे की तरफ मान लो मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा था, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओ, इन दोनों फोर्स को, अगर ये बी पॉइंट पे ही जा रहा है तो क्या दोनों फोर्स बराबर होगा या नहीं होगा? बोलो भाई, अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है इसका मतलब दोनों फोर्स क्या होगा बेटा? बराबर होगा। अब इन दोनों फोर्स को इन्होंने बराबर किया, बराबर करने के बाद वो बहुत सारा इक्वेशन वगैरह आया, उसको सॉल्व किया। वो इक्वेशन आपको अपने लेवल पे नहीं पढ़ना है, इवन 12th के अंदर भी आपको नहीं पढ़ना है। मैं भी सर बताया, ठीक है, बट जहां तक मैंने अपने टाइम में पढ़ी थी 12th में हमें भी नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि वो हमारे जेई का पार्ट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों फोर्स को बैलेंस किया, बहुत भयानक सा इक्वेशन आया, और आने के बाद उन्होंने फाइनल एक लाइन बोली थी। क्या बोली थी? आइए देखते हैं कि बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बदला, अगर और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को ऐसे बैलेंस किया कि दोनों क्या हो बेटा? बैलेंस हो। तो वही लिखा हुआ है, केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू द पाथ
followed as in the absence of electric or magnetic field and they hit the screen at point B। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ यूज करे तो ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन को उसी जगह पे जाकर के स्ट्राइक कराया जाए जिस जगह पे इन दोनों को यूज ना करे वहां पे कर रहा था। मतलब इन दोनों को यूज ना करते हैं तब जाकर के करता था। बोलो भाई, जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ यूज नहीं कर रहे तो बी पे कर रहा है ना, और दोनों यूज कर रहे हैं तो इन दोनों के फोर्स को बैलेंस करके भी इलेक्ट्रॉन को उस जगह पे स्ट्राइक कराया जा सकता था। तो कराए जाने के पीछे का वजह क्या था कि ये फोर्स और ये फोर्स क्या होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। इन दोनों को बैलेंस किया गया और बैलेंस करने के बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे। ध्यान से सुनना, बैलेंस करने के बाद बेटा वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे। वो कंक्लूजन का क्या नाम था? बेसिकली फोर्स को हाँ बेटा, फोर्स को इक्विलिब्रियम पे लाया गया। ठीक है, कैथोड रे के ऊपर जो फोर्स काम कर रहा था उसको लाया गया। बहुत सारे डेरिवेशंस थे जो आपको पढ़ना नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वो जो कंक्लूजन दिए लास्ट में, वो चीज आपको ध्यान रखना है। क्या दिए, ध्यान से देखो कि थॉमसन कैरिड आउट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, ऑब्जर्व्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यूजिंग दीज मेजरमेंट्स he was able to determine the value of E by me। बस ये वैल्यू आपको याद रखना है। बोलो भाई, ये वैल्यू याद रखना है। तो यहां पे उन्होंने क्या निकाल करके दिया, E by me की वैल्यू निकाल करके दिया, जो निकल करके आया 1.78758820 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। बोलो बेटा, ये वैल्यू आपका क्या हुआ, जा करके निकल करके आया। बोलो, जहां पे E क्या है बेटा, E है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कूलम्ब। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है वो ऊपर, और एमी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी। अब ध्यान से सुनना, उसने क्या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताया, हाँ या ना? उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं बताया। क्या उसने इलेक्ट्रॉन का मास बताया? उसने इलेक्ट्रॉन का मास भी नहीं बताया। उसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास का रेशियो बताया। ये लाइन चमका, मैंने क्या बताया? थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या बताया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है ये नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है ये भी नहीं बताया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन का मास है, इन दोनों का रेशियो ये बताया। ये लाइन आपको याद कर लेनी है। बोलो बेटा, ये लाइन चमका या नहीं चमका? बोलो, कैसे किया बेटा? उन दोनों फोर्स को बैलेंस किया, इक्वेशन आया, सॉल्व किया, तो ये निकल करके उसके सामने में आया। बोलो बेटा, ये लाइन चमका या नहीं चमका? बोलो बेटा, यहां तक की कहानी क्लियर है? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। उन्होंने कुछ और कंक्लूजन दिया। वो कंक्लूजन क्या था, ध्यान से सुनिए। हूबहू ये लाइन को ध्यान रखना है बेटा, जो लाइन अभी बता रहा हूं हूबहू याद कर लेने इसको। क्या बताया, ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम देयर पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो इसका डेविएशन होता है ना, ध्यान से देखो, वो सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट के बाद डेविएशन मतलब ये जो पाथ से भटक रहा है ना, ध्यान से देखो, ये जो पाथ से भटक रहा है ना, ये कितना भटकेगा, यहां आएगा या यहां आएगा या यहां पे जाएगा, कितना स्ट्रेट ना जाकर के कितना भटकेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि देखो किस बात पे डिपेंड करता है, यहां देखो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल। मतलब ये क्या है, किस बात पे डिपेंड कर रहा था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड कर रहा था। मतलब जो भी आपका रेज है या जो भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उसका अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो वो जो है वो ज्यादा डेविएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में। क्या बोला मैंने? किसी के ऊपर मान लो 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज है, जैसे Cl- है, किसी के ऊपर मान लो 2 यूनिट का निगेटिव चार्ज है, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर 2 यूनिट का मान लो निगेटिव चार्ज है। देखो, जैसे मान लो कोई आपका इन जनरल सब्सटेंस है, इसके ऊपर x यूनिट का निगेटिव है, कोई ऐसा है जिसके ऊपर 2 यूनिट का निगेटिव है, तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज ज्यादा है तो ये ज्यादा डेविएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और ये कंक्लूजन दिया। आपको बस ये कंक्लूजन हूबहू ध्यान रखना है। बोलो, ये लाइन चमका कैसे हुआ? वो सारा मैथमेटिकल इक्वेशन था जो आपको पढ़ना नहीं है, उस इक्वेशन के हेल्प से इन्होंने ये सारी चीजें बताई थी।
बोलो बेटा, ये लाइन चमका। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि जो भी चार्ज के बारे में आप जा रहे हो, जिस चार्ज, जैसे मान लो हम इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो पहला तो इसके ऊपर मैग्नीट्यूड, सारा मैथमेटिकल इक्वेशन था जो आपको पढ़ना नहीं है, उस इक्वेशन के हेल्प से इन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। बोलो बेटा, ये लाइन चमका। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि जो भी चार्ज के बारे में आप जा रहे हो, जिस चार्ज, जैसे मान लो हम इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो पहला तो इसके ऊपर मैग्नीट्यूड कितना है, ज्यादा मैग्नीट्यूड है चार्ज का तो ज्यादा डेविएट करेगा, और जिसका मास ज्यादा होगा वो, जिसके पास अब इन दोनों में जिसका मास ज्यादा होगा वो क्या करेगा, वो कम डेविएट करेगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ चार्ज आ रहा था, मतलब चार्ज, जो चार्ज पार्टिकल था उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था। तीसरा जो था बेटा, ध्यान से देखो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा था, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बेटा, ये लाइन क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? मतलब ध्यान से सुनो, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी आपने क्या किया, सबसे पहले कैथोड रे का पता किया कि कैथोड रे है। थॉमसन ने फिर अपना दिमाग लगाया, मैथमेटिक्स के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की। उसने क्या किया कि उसी चीज को क्या करने की कोशिश की, जो कैथोड रे आ रहा है, तो उसी इक्वेशन कैथोड रे के हेल्प से, कैथोड रे और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से उन्होंने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज नहीं बताया, वो जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर मास नहीं बताया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो बताया। ये लाइन क्लियर है? जिसका वैल्यू कितना होता है वो आपको याद कर लेना है। ये लाइन क्लियर है? ठीक है। उसने ये बताया कि जो आपका कोई भी चार्ज पार्टिकल आ रहा है, अगर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो या मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हो, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो तो कितना डेविएट करेगा। जैसे मान लो ये आ रहा है, ठीक है, निगेटिव चार्ज, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा दिया, मतलब एक प्लस वाला प्लेट लगाया, एक माइनस, तो ये आते ही इसके अंदर ये सीधे नहीं जा करके कितना डेविएट करेगा, ये एंगल कितना होगा, कितना एंगल से ये डेविएट करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर कितना मैग्नीट्यूड है। ज्यादा मैग्नीट्यूड है चार्ज का, निगेटिव का, ठीक है, जैसे मान लो एक्स के ऊपर माइनस थे, निगेटिव चार्ज ज्यादा, तो ये ज्यादा डेविएट करेगा। इसका मास ज्यादा है तो ये कम डेविएट करेगा क्योंकि इनवर्सली है। और इवन लास्ट में उन्होंने ये बोला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो, इसके ऊपर ये ज्यादा स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, ज्यादा पावरफुल बैटरी लगाओगे तो ये ज्यादा डेविएट करेगा, ज्यादा पावरफुल मैग्नेट लगाओगे तो ये ज्यादा डेविएट करेगा। तो डेविएशन का मतलब समझ आया कि ओरिजिनल पाथ से वो कैसे, ओरिजिनल मतलब इसको तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये किधर जा रहा है, थोड़ा सा मुड़ जा रहा है। बोलो बेटा, ये लाइन चमका, तो इसी को डेविएशन बोल रहे हैं। बोलो भाई, ये लाइन चमका या नहीं चमका? बोलो बेटा, ये थीटा जो है इसको डेविएशन बोलना है। बोलो बेटा, यहां तक की कहानी क्लियर है, हाँ या ना? बोलो, अगर यहां तक की कहानी क्लियर है तो एक बार 1 टाइप करो, फिर हम आगे बात करते हैं। ये हूबहू लाइन याद रखनी है, इसमें कोई रिसर्च नहीं करनी है। बोलो भाई, नहीं है, वो गलती से रेज हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ बेटा बोलो, कैसे है, एक बार नहीं समझे, क्या क्या कह रहे हो? बोलो बेटा, बताओ। में तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव चार्ज। क्लियर है? या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट तो एक ही है ना, मतलब कैसे भी अगर चार्ज बढ़ जाता है तो डेविएशन बढ़ जाएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ेगा तो डेविएशन बढ़ जाएगा। यस। चार्ज टू मास रेशियो के कितने डेसिबल डिजिट्स तक वैल्यू याद रखनी है? वैसे जनरली तो ये गिवन होता है बेटा, बट आप 2-4 बार इसको देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट तक याद कर लो, वो भी काफी हो जाता है। ठीक है, यस सर। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है? अगर हाँ तो एक बार 1 टाइप करो, फिर आगे बात करते हैं। पूछना है कि सर यहाँ पे कि लाइक ये याद रखिए ना, नोट्स के अंदर जो है उसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, यस सर। तो फिर तो मास भी ज्यादा हो जाएगा ना सर, नेगेटिव के केस में बढ़ेगा, पर सर थोड़ा तो बढ़ेगा, तो फिर हमें रिलेशन कैसे सैटिस्फाइड बने? प्रभु, अब इस दोनों के ऊपर चार्ज ज्यादा है और हमने बोला y का मास ज्यादा और x का मास कम है। अब बताओ कौन ज्यादा डिविएट करेगा?
सर ज्यादा चार्ज वाला जिसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज तो दोनों पे सेम है सर। अगर नेगेटिव चार्ज सेम है तो जिसका मास ज्यादा होगा, अब जरूरी तो एक एक्स है एक वाई है, जिसका मास ज्यादा। कहानी में किसको डॉट होता है भाई? पढ़ के ध्यान रखना है आपको। इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें ध्यान रखना ही है, मतलब रखना ही है, ठीक है। ये जैसे पीरियोडिक टेबल में मोजले के लॉ याद रखे होंगे, लोथरमेयर के कर्व याद रखे होंगे, रखे हो या नहीं रखे हो, उसका कोई एक्सप्लेनेशन है? उसका क्या है? एक लॉ डोबर्नियर ट्राइड के, ये याद रखे होंगे, है ना। तो वो चीजें क्या है? याद रखनी, मतलब याद रखनी है, उसको कुछ नहीं कर सकते हम, वो याद ही रखने मतलब याद रखने। जहां पे आपको चीजें एक्सप्लेन, इसी के अंदर जब समझने वाली चीजें आएंगी ना, पूछना जितना पूछना हो। ये कहानी है, कहानी के लिए आपको बस एक ही चीज है, जो पढ़ाऊंगा पढ़ लेना, एनसीईआरटी जा करके पढ़ लेना, ठीक है। ये लाइन समझ में आया? मैंने क्या बताया? हाँ, लास्ट में कुछ अगर आप पूछोगे तो लास्ट में बताऊंगा। तो अभी से लेकर के कंटिन्यूअस 1 घंटा मेरी बात को बस स्टोरी की तरह आपको सुनना है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर कैथोड रे के बारे में पता कर लिया कि कैथोड रे आपका क्या होता है। यह भी पता चल गया कि कैथोड रे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का ना चार्ज पता चला ना मास पता चला, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और मास का रेशियो पता चला। ये लाइन क्लियर है? वैल्यू किसने दे दिया? जे थॉमसन ने, जो आपको याद रखनी है। ये लाइन क्लियर हो गया। फिर इसके बाद जे थॉमसन ने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है या ये जो कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है, उसके सामने अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड रखो या मैग्नेटिक फील्ड रखो, तो ये अपने पाथ से उतना डेविएट करेगा। अगर इसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो 2 चार्ज ले लो, एक के ऊपर मैग्नीट्यूड चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा डेविएट करेगा। अगर मान लो चार्ज सेम है, किसी का मास ज्यादा है तो वो कम डेविएट करेगा। बोलो भाई। या फिर आपने जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, ये अगर पावरफुल मैग्नेट ले लो, अगर ये पावरफुल मैग्नेट ले लो, उसके अंदर रखोगे तो वो ज्यादा डेविएट करेगा। अरे भाई, आप सिंपल मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस चीज को ऐसे समझो कि जैसे कि मान लो एमआरआई मशीन किस किस ने देखा है? एमआरआई मशीन किस किस ने देखा है? किसी ने देखा है? देखा है या नहीं देखा है? एक सिंपल मैग्नेट जो आप यूज करते हो और एक एमआरआई मशीन होता है, उसके अंदर बहुत पावरफुल मैग्नेट होता है। अगर तुम उसके अंदर कोई भी लोहा का सामान पहन के जाओगे ना, तो तुमको इस तरीके से अंदर लपेट देगा ना कि वही इंसान खत्म हो जाता है। तो एक होता है पावरफुल मैग्नेट, एक होता है सिंपल नॉर्मल मैग्नेट। तो पावरफुल मैग्नेट यूज करोगे तो ज्यादा, अब जाकर के तुम्हें डिफ्लेक्शन खुद का पता करना है तो नॉर्मल मैग्नेट यहाँ रखो और खुद के बेल्ट उल्ट पहन करके या लोहा वहा का कुछ पहन लो और एमआरआई मशीन के अंदर जाकर के बैठ जाओ, पता चल जाएगा तुम्हें डिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है। ये लाइन चमका? मैंने क्या समझा आप लोगों को? हाँ या ना? बोलो बेटा। यहां तक की कहानी के लिए चलो अब आगे बात करते हैं। ध्यान से देखो बेटा, अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसके अंदर का प्रेशर लो रखते हैं और वोल्टेज को काफी हाई रखते हैं। क्या बोला मैंने? प्रेशर लो रखते हैं, वोल्टेज को क्या करते हैं बेटा? काफी हाई रखते हैं। अब लो प्रेशर क्यों रखते हैं? इसके पीछे का वजह है, ध्यान से देखो। लो प्रेशर कहने का मतलब यह है, अच्छा ये बताओ, मैंने पिछली क्लास के अंदर ये बताया था प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू एनआरटी होता है। अब प्रेशर लो है, ध्यान से सुनो, प्रेशर अगर लो है इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम है। बोलो भाई, ये लो है, इसका मतलब एन क्या बेटा? ये लो होगा। और अगर ये लो है, ध्यान से सुनो, अगर ये लो है इसका मतलब मॉलिक्यूल्स कम होंगे, हाँ या ना? और अगर मॉलिक्यूल्स कम है तो जो कैथोड रे आ रहा है उसमें अगर है वोल्टेज को क्या मतलब? नंबर ऑफ मोल्स गैस के कम है। बोलो भाई, ये लो है, इसका मतलब एन क्या बेटा? ये लो होगा। और अगर ये लो है, ध्यान से सुनो, अगर ये लो है इसका मतलब मॉलिक्यूल्स कम होंगे, हाँ या ना? और अगर मॉलिक्यूल्स कम है तो जो कैथोड रे आ रहा है उसमें आपस में क्या होगा? कोलिजन कम हो पाएगा और वो स्ट्रेट रास्ते पे आसानी से चल पाएगा। बोलो बेटा, ये लाइन क्लियर हुआ? मैंने क्या समझा? बोलो भाई, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो क्या बोला कि वेरी लेस नंबर ऑफ कोलिजन विथ द आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल सो दैट इलेक्ट्रॉन कैन इजिली ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कहने का क्या मतलब है? ये जैसे मान लो आपका ट्यूब था,
था ना। इस ट्यूब के अंदर ध्यान से देखो बेटा, ये ट्यूब है, ये यहाँ पे प्लेट था, ये निगेटिव था, देखो ये निगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है। यहां से निगेटिव निकल रहा था, ध्यान से देखो, यहां से निगेटिव कैथोड रे निकल रहा था। अब अगर मान लो इसके अंदर जो गैस पार्टिकल आपने ले रखा है, ये गैस पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, देखो जिसके ऊपर ये गैस, जी मतलब गैस और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये मान लो बहुत ज्यादा है बेटा अंदर में, ध्यान से देखो, अगर ये अंदर में बहुत ज्यादा आपने ले लिया तो ये जो एनोड के तरफ जाएगा, क्या आपको नहीं लग रहा इससे टकराएगा और एनोड के तरफ बढ़ने में इसको तकलीफ होगा, हाँ या ना, बोलो भाई। इलेक्ट्रॉन कैन इजिली ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कहने का क्या मतलब है, ये जैसे मान लो आपका ट्यूब था ना, इस ट्यूब के अंदर ध्यान से देखो बेटा, ये ट्यूब है, ये यहाँ पे प्लेट था, ये निगेटिव था, देखो ये निगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है। यहां से निगेटिव निकल रहा था, ध्यान से देखो, यहां से निगेटिव कैथोड रे निकल रहा था। अब अगर मान लो इसके अंदर जो गैस पार्टिकल आपने ले रखा है, ये गैस पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, देखो जिसके ऊपर ये गैस, जी मतलब गैस और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये मान लो बहुत ज्यादा है बेटा अंदर में, ध्यान से देखो, अगर ये अंदर में बहुत ज्यादा आपने ले लिया तो ये जो एनोड के तरफ जाएगा, क्या आपको नहीं लग रहा इससे टकराएगा और एनोड के तरफ बढ़ने में इसको तकलीफ होगा, हाँ या ना, बोलो भाई। अगर ये ज्यादा ले लिया मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स मतलब ज्यादा प्रेशर, तो इसीलिए अंदर का प्रेशर जो होता है कम रखते हैं, मतलब अंदर में कम गैस मॉलिक्यूल रखते हैं, सो दैट कि जो ये निकले ना तो ये आसानी से ये जो परफोरेटेड एनोड है ना इसको पास कर सके, बोलो भाई। तो नंबर ऑफ कोलिजन कम करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, प्रेशर को अंदर में लो रखते हैं। यह कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, यह हम अपने हाथ के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है तो एक बार 1 टाइप करो, फिर हम आगे बात करते हैं। अगर यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा तो एक बार 1 टाइप करिए, फिर आगे बात करते हैं। अब हमने यहाँ पे आपको एक लाइन और बताई थी, यहाँ पे वोल्टेज हम लोग क्या करते हैं बेटा, हाँ बेटा जरूरी है, आदित्य मिश्रा जरूरी है ये चीजें। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब अगर हम वोल्टेज को हाई रखते हैं, ध्यान से सुनो, अगर हम वोल्टेज को क्या करते हैं, हाई रखते हैं, तो क्या होता है, ध्यान से देखो। हाई वोल्टेज रखने के 2 एडवांटेज होते हैं कि आपका बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकले, क्या बोला मैंने, अगर आप बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज करोगे तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसका क्या होता है बेटा, कैथोड से जो, जैसे देखो यहाँ पे आपका ये प्लेट था, देखो कुछ इस तरीके का प्लेट था, अगर आपने बहुत हाई वोल्टेज कर रखा है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपने मान लो बहुत हाई वोल्टेज कर रखा है बेटा, तो हाई वोल्टेज जो किया है तो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बोलो भाई, टू जनरेट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाई वोल्टेज मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, पहली बार, क्योंकि देखो बेटा ये चीज हम आपको इसी चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है, यह मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ मिनिमम वोल्टेज देना पड़ता है तभी निकलेगा, अगर आप वोल्टेज नहीं उस लेवल का सप्लाई करोगे तो ये नहीं निकलेगा। तो हाई वोल्टेज मतलब कि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए, कैसे निकलता है हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बात करेंगे 2-3 लेक्चर के बाद। बट आपको क्या ध्यान रखना है, हाई वोल्टेज कहने का मतलब इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकले, इसीलिए हाई वोल्टेज देते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब आपको मैंने पहले बताया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है ना, उस चार्ज पार्टिकल को अगर आप वोल्टेज देते हो, क्यू मतलब देखो क्या बेटा, क्यू मतलब हो गया चार्ज, उसके ऊपर कोई सा भी चार्ज है और उसको अगर आप वोल्टेज सप्लाई करते हो तो वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी मिलता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब भागने वाला एनर्जी, उसके पास, किसी के पास भी अगर मास है और वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, बोलो भाई। तो अब ध्यान से सुनो,
कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये निकला। अब इसको वोल्टेज आप दे रहे हो V, अब वोल्टेज आपने दे दिया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वोल्टेज हाई रखने का मेन मोटो ये होता है, जो इलेक्ट्रॉन पहले तो इलेक्ट्रॉन निकालेगा और निकालने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को इतना काइनेटिक एनर्जी दे दे कि वो आसानी से यहां तक पहुंच जाए। क्या बोला मैंने? वो आसानी से यहां तक पहुंचे और आपको यहां पे जाकर के टकराए, या बीच में जो एक दो गैसियस आयन आ जाए उसको भी चीरता फाड़ता हुआ निकल करके यहाँ पे जाकर के टकरा जाए। इसलिए हम लोग वोल्टेज हाई रखते हैं। तो वही लिखा हुआ है, टू गिव द इलेक्ट्रॉन इनफ काइनेटिक एनर्जी सो दैट दे कैन मेक द फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रॉन हिट द स्क्रीन। मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको यहाँ पे जो हमने फ्लोरोसेंट की कोटिंग कर रखी है, कौन सी कोटिंग? फ्लोरोसेंट। फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये जो हमने कोटिंग कर रखी है, इस कोटिंग तक ये पहुंच सके, मतलब आएगा निकलेगा तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए भाई, बिना एनर्जी के ये यहां तक कैसे पहुंचे, कैसे चलेगा? तो इसको इतना वोल्टेज दे दे कि इसको काइनेटिक एनर्जी मिल जाए Q इंटू V, सो दैट कि यहां पे जाकर के ये टकराए, और जैसे ही फ्लोरोसेंट स्क्रीन से ये टकराएगा तो ये आपका ग्लो करने लगेगा। क्या करने लगेगा? ग्लो करने लगेगा। इसीलिए हाई वोल्टेज देते हैं। तो क्या हम इसके अंदर लो प्रेशर क्यों देते हैं, ये समझ आ गया। क्या हम हाई वोल्टेज क्यों देते हैं, ये लाइन चमका या नहीं चमका? बोलो भाई। आई होप ये लाइन आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जब भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम लो प्रेशर और हाई वोल्टेज क्यों रखते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है, ये सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूं, करिएगा, आसान सा सवाल है, ठीक है, करके लाना भाई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब जो साइंटिस्ट सिंपल कोटिंग तक पहुंच जाए ऐसा भी बोल सकते हैं। गार्बिट बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी तक आपने क्या क्या कर लिया, ध्यान से सुनो। यहां पे अभी बेटा आपको दिमाग नहीं लगाना है, जितना बोलूंगा याद रखने के लिए बस उतना ही याद रखना है। क्या बोला मैंने? मिलिकन सोयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर जो लाइन बोलूं याद रखने, वही लाइन याद रखना है, ज्यादा रिसर्च नहीं करना है, क्योंकि रिसर्च आपके सिलेबस में है नहीं इसका। बोलो ये लाइन चमका या नहीं चमका? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया आपको पता चल गया कैथोड रे क्या होता है। कैथोड रे का नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया, ये भी पता चल गया। बोलो भाई, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चार्ज क्या है नहीं पता, मास क्या है नहीं पता। क्या इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो पता चल गया? हाँ या ना? ये भी पता चल गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन को अगर हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो कैसे डेविएट करेगा, किस किस एंगल से डेविएट, कितने एंगल से डेविएट करेगा, मतलब कौन ज्यादा करेगा कौन कम करेगा, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था। मैग्नीट्यूड पे, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, मास पे, और जो मैग्नेट या इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे उसके स्ट्रेंथ पे। यहां तक की कहानी मैंने आपको समझा दिया। फिर मैंने आपको यह बता दिया कि लो प्रेशर की क्यों जरूरत होती है, हाई वोल्टेज की जरूरत क्यों होती है। तो क्या मैं साथ में आपको रिकैप भी करते चल रहा हूं, हाँ या ना? बोलो भाई। क्या ये स्टोरी में आपको याद दिलाते भी चल रहा हूं कि सीक्वेंस में कैसे आविष्कार होते चले गया इन चीजों को? तो आप मेरी बात को सुनते रहोगे तो आपका ये जो डॉट है ये क्लियर होता चला जाएगा धीरे धीरे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। बट मेरे बात को अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ मेरी बात को सुनेगा। कल के लेक्चर तक सिर्फ मेरी बात, कल नहीं, मोस्ट प्रोबेबली आप बोल सकते हो आज के लेक्चर तक सिर्फ बात सुनना है। कल के लेक्चर से जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा ना, फिर इधर उधर तुम भागते फिरोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बोलो भाई ये लाइन चमका। अब ध्यान से देखना बेटा मैं क्या बता रहा हूं आपको। थॉमसन ने क्या कैलकुलेट करके दे दिया था, EYME कैलकुलेट कर दिया 1.758820 इंटू 10⁻11। ये आपका चार्ज है, इसका यूनिट कूलम्ब है, इसका यूनिट मास है तो केजी है। अब ध्यान से सुनो बेटा, EYME, ध्यान से सुनना, EYME को क्या बोलते हैं? EYME होता है बेटा स्पेसिफिक चार्ज। बोलो भाई, EYME क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज किसको बोलते हैं बेटा? चार्ज डिवाइडेड बाय मास, इसी को नाम देते हैं स्पेसिफिक चार्ज। मतलब किसी भी सब्सटेंस का आपको स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट करना है तो उसके चार्ज में उसके मास से डिवाइड कर दो, कोई भी सब्सटेंस का। जैसे मान लो He2+ का आपको स्पेसिफिक चार्ज बताना है तो इसके ऊपर जितना चार्ज है वो लिखो और जितना इसका मास है वो लिखो, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो इसका क्या निकल करके आ जाएगा? बोलो भाई, क्या निकल करके आ जाएगा? इसके ऊपर इसका स्पेसिफिक चार्ज निकल करके आ जाएगा। तो इसके लिए मान लो स्पेसिफिक चार्ज लिखोगे, चलो हम बाद में बात करेंगे। तो आपको समझ आ गया बेटा स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है।
कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर जो चार्ज है और मास का रेशियो। तो कैथोड रे के केस में E/me का रेशियो तो पता चल गया था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब ध्यान से देखो, हमें चार्ज नहीं पता है, मास नहीं पता है, इन दोनों का रेशियो निकाल करके थॉमसन ने दे दिया। मिल्कन नाम का एक साइंटिस्ट आया, क्या बोला मैंने, मिल्कन नाम का एक साइंटिस्ट आया। वो क्या करता है, ध्यान से सुनिए, वो क्या करता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसके ऊपर चार्ज निकाल करके दे देता है। तो अब बताओ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता चल गया तो क्या इलेक्ट्रॉन का मास नहीं निकाल लोगे? E/m पता है, ये पता चल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मास नहीं निकलेगा। तो अब आप पता चला कैसे कैसे, पहले कैथोड रे पता चला, उसका नाम इलेक्ट्रॉन पड़ा, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में देखा गया कैसे कैसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर E/me पहले पता चला, E/me के बाद इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बताया गया जो मिल्कन ने बताया। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता चला तब इलेक्ट्रॉन का मास जाकर, तब जाकर के पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है या मास होता है। बोलो बेटा। तो मिल्कन नाम का जो साइंटिस्ट था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है बेटा, क्या नाम है, द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड टू मेजर द एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज, द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसको नाम दिया जाता है एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को एक अलग नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज। बोलो भाई, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जिसको आप बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ना बेटा, उस चार्ज को ही एक अलग नाम दिया गया एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको नाम दिया गया एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज। बोलो बेटा, ये लाइन चमका। बोलो भाई, क्या बोला मैंने, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को एलिमेंट। कैसे कैलकुलेट किया गया, क्या किया गया, तो इसमें फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, जितना बोलूंगा बस उतना ध्यान रखना है। देखो उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, मैं आपको बस एक लाइन समझाता हूं। चलो भाई, सबसे पहले हम आपको एक एनिमेशन दिखाते हैं, इस एनिमेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करना। देख लो भाई, पहले एनिमेशन देख लो क्या है। इसने कैसे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था ना, पहले बोलो। अब इस देखने को अब हम लोग समझने के लिए चलते हैं। अब देखो मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया कैसे गया था, इसने कैसे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसे देखा। पहले पूरा इसके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, बाद में जो ये लाइन बोला वो लाइन बस आपको याद रखना है, अपन उसी पे काम करेंगे, इसके आगे इस पे कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनो, इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया बेटा, ध्यान से देखो, एक बड़ा सा क्या ले लिया, सबसे पहले देखो एक चैम्बर लिया, एक एक लाइन करके समझना क्या किया इसने। एक सबसे पहले इसने एक बड़ा सा चैम्बर लिया। अब यहां पे इसने क्या किया था बेटा, ऑयल ड्रॉपलेट लिया था। देखो यहां क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट लिया। बोलो भाई, ऑयल क्या था, इसके अंदर इसने ऑयल रखा था, पता नहीं से ऑयल ही क्यों सूझा, इसने ऑयल रखा था। अब इस ऑयल को क्या किया, यहाँ पे एक पिचकारी था। बोलो भाई, यहाँ पे एक पिचकारी जैसा था जिसको एटोमाइजर बोलते हैं, तो ऑयल था। अब एटोमाइजर के फॉर्म में ये क्या किया, इसको दबाया तो यहाँ पे जो ऑयल था ये फब्बारे के तौर पे यहाँ पे निकल गया। बोलो भाई, ये लाइन चमका या नहीं चमका। अब ये जो चैम्बर था, इस चैम्बर के अंदर देखो एक प्लस प्लेट है, एक निगेटिव प्लेट है। तो मैंने आपको पहले बोल रखा है एक पॉजिटिव प्लेट होगा और एक आपका बेटा निगेटिव प्लेट होगा। देखो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव प्लेट, तो इनके बीच में क्या काम करेगा। बोलो भाई, क्या इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना। बोलो भाई, तो प्लस से माइनस के तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर काम करेगा। बोलो बेटा हाँ या ना। तो देखो इसने क्या किया, एक दो प्लेट लिया, एक प्लस प्लेट एक माइनस प्लेट, हाँ या ना। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। इसको क्या किया गया था, देखो बेसिकली इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट किया गया।
तो बैटरी का जो ये निगेटिव है तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव, ये इसको पॉजिटिव निगेटिव प्लेट लिया। अब क्या किया इस निगेटिव, अब देखो इसके अंदर क्या था, ध्यान से सुनना बेटा, मैं पूरा एक्सपेरिमेंट समझाता हूं। इसके अंदर अभी खाली है, कुछ नहीं है, तो इसके अंदर क्या था बेटा, कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स थे, मतलब कोई गैस नहीं था, कुछ भी नहीं था, एयर मॉलिक्यूल, मतलब कोई गैस नहीं, कहने का मतलब जो एयर के अंदर जो गैस प्रेजेंट होता वो था। तो इसके अंदर आपका क्या था बेटा, गैस मॉलिक्यूल्स थे, गैस मतलब एयर था, इसके अंदर क्या रखा हुआ था, एयर था। ये लाइन चमका या नहीं चमका, उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया, ध्यान से सुनो, यहाँ पे पॉजिटिव है निगेटिव प्लेट है, यहाँ पे एयर था, बोलो हाँ या ना। अब इसने क्या किया, यहाँ पे एक्सरे को पास किया, किसको पास किया बेटा, एक्सरे। एक्सरे जो होता है ना, एक्सरे के अंदर काफी हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी होता है तब तो आपके बॉडी के अंदर पूरा का पूरा जा करके आपके सिर्फ हड्डिया का इमेज निकाल करके दे देता है। बोलो भाई, एक्सरे दिखता नहीं है लेकिन आपके बॉडी से पास कर जाता है, इतनी एनर्जी आपके बॉडी को छेदा करके अंदर तक पूरे बॉडी का स्कैन कर लेता है। देखिए हो ना एक्सरे मशीन, क्या उसका रे दिखता है आपको, नहीं दिखता है, लेकिन उस रे के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो हमारे बॉडी को चीरता हुआ क्या करता है, हमारे हड्डियों का इमेज निकाल करके दे देता है। एक्सरे करवाया कभी किसी ने, हाँ या ना। तो ये क्या किया बेटा, इस एक्सरे की इतनी हाई एनर्जी होती है कि इसके अंदर जो एयर था, इस एयर को क्या करता है बेटा, आयोनाइज कर देता है। एयर के अंदर जो एयर अंदर है, उसके एयर से, एयर मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैस प्रेजेंट होंगे, तो वहां से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकालता है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे जो आपका ऑयल था इससे फब्बारा मारता, ये फब्बारा निकाला तो यहाँ पे एक छेदा किया रहता है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा होल दिख रहा है, तो ये ऑयल ड्रॉपलेट अब इसके नीचे से जाता है। अब ऑयल ड्रॉपलेट इसके नीचे से गया तो ये जो निगेटिव चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकला था ना, ये ऑयल ड्रॉपलेट इस निगेटिव चार्ज, मतलब ऑयल ड्रॉपलेट क्या करता है, इस निगेटिव को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर, मतलब इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, निगेटिव आ गया। अब ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे देखो प्लस और माइनस है। अब ऑयल ड्रॉपलेट निगेटिव चार्ज हो गया और इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो साइंटिस्ट क्या किया, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है इसके अंदर, अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑयल ड्रॉपलेट निगेटिव चार्ज हो गया, तो इसके अंदर ऊपर नीचे किसी न किधर ना किधर जाएगा भाई, बोलो भाई, मूव करेगा ना इसके अंदर, हाँ या ना, इसके अंदर मूव करेगा। अब ये जो भी चीज हो रहा था, इसको यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगा हुआ था, इस टेलीस्कोप से देख रहा था, टेलीस्कोप से देख रहा था, देखते देखते उसने बहुत सारा मैथमेटिकल इक्वेशन बताया। तो रदर थॉमसन के तरह ये भी थोड़ा सा वो था, थॉमसन की तरह ये भी बहुत सारे इक्वेशन वगैरह डिराइव किए, फाइनल जो रिजल्ट दिया वो रिजल्ट आपको ध्यान रखना। तो आज आप पूरा इसके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि इसमें कैसे किया था। अब देखो क्या किया कि दो प्लेट लिया था, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और ये दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज था, हाँ या ना। जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो समझ आ रहा तो वन टाइप करते चलो बेटा। ये आपका पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट है, हाँ या ना। चलो भाई यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब दोनों चार्ज प्लेट है बेटा, तो यहाँ पे देखो ऑयल है, ये ऑयल को क्या मारा, पिचकारी से, पिचकारी होता है ना, पानी भर दो पिचकारी के अंदर, दबाओ क्या होता है, फब्बारा मारता है ना, तो उसी तरीके से ऑयल ड्रॉपलेट यहाँ पे आया, यहाँ पे एक होल कर रखा था, ऑयल ड्रॉपलेट नीचे गया, तो देखो क्या लिखा हुआ, ऑयल स्प्रेड इन द फाइन ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में ऑयल आया, ये नीचे जाता है। ध्यान से देखो एक छोटा सा होल कर रखे हैं यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, एक्सरे टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट, जो आपका एक्सरे अंदर प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कर रहा है कि जो अंदर एयर है उस एयर को आयोनाइज कर रहा है और जो ऑयल ड्रॉपलेट था उसको निगेटिव चार्ज बना दे रहा है। एक्सरे क्यों यूज कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इस वजह से वो एक्सरे को यूज कर रहा है। बाद में इसने क्या किया, टेलीस्कोप को यूज किया कि इसके अंदर देखने के लिए। अब देखो चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन, अब इसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट चार्ज है तो इसको इस टेलीस्कोप से देखा जा रहा है और ऑब्जर्व किया जा रहा है। ऑब्जर्व वगैरह करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट दिया था वो क्या दिया था, आइए हम बात करते हैं। तो देखो बेटा उसने किया क्या था, इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, मिस्ट मतलब धुंध, मतलब ऑयल ड्रॉपलेट जो है ये बहुत सारा निकलेगा, तो देखो पिचकारी से जब निकालते हो तो पानी एक धुंध के तरह दिखता है, अरे दिखता है, या फब्बारा जो होता है धुंध के तरह नहीं नजर आते रहता है। तो यही लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड ऑयल ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एटोमाइजर, इसको एटोमाइजर बोल रहे हैं बेटा,
ये जो दबा मशीन है ना, ये क्या कर रहा है, छोटे छोटे, यहाँ तो पूरा ऑयल रखा था, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट में जो इसको कन्वर्ट कर दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, एटोमाइजर बोलते हैं। वी आर अलाउड टू इंटर, ध्यान से सुनो, थ्रू अ टीनी होल इन द अपर प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडेंसर। मतलब इसका जो अपर प्लेट है, इस अपर प्लेट से इसको अलाउ किया गया है नीचे आने के लिए। बोलो ये लाइन चमका बेटा या नहीं? क्लियर हुआ? मैंने क्या समझाया? बोलो भाई, यहां तक की कहानी क्लियर है? हाँ या ना? चलो सर, ये लाइन क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, अब ये एक्सपेरिमेंट देखो, आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो ये चार्ज प्लेट है, ध्यान से देखना बेटा, ये ध्यान से देखो, ये चार्ज प्लेट है बेटा, ये टेलीस्कोप लगा हुआ है, ये एटोमाइजर है। देखो इसने क्या किया, ऑयल को फेंका। ऑयल क्या करेगा बेटा, देखो वो ये दोनों प्लेट को ना, ध्यान से देखना, देखो इन दोनों प्लेट को ना बैटरी से जोड़ रखा है, तो ये पॉजिटिव हो गया, एक मान लो निगेटिव हो गया। अब देखो ये एटोमाइजर है, ये चार्ज है, ये टेलीस्कोप है, ये निगेटिव है, और यहाँ पे देखो ये एक्सरे था, यहाँ से एक्सरे पास किए थे। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, अब एटोमाइजर से, आजा भाई, देखो देखो क्या हो गया इसको, क्या देखो यहाँ पे एटोमाइजर से हमने ऑयल ड्रॉपलेट डाला, देखो ये नीचे आया, ये अंदर में एयर के मॉलिक्यूल्स थे। जब एक्सरे पास करोगे ना, तो एयर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे और निकल करके ऑयल के ड्रॉपलेट में जाकर के चिपक रहे थे। अब ये ऑयल ड्रॉपलेट निगेटिव चार्ज था, तो देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, अंदर निगेटिव प्लेट है, तो ये कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था। ये लाइन चमका या नहीं चमका? अब उसने ऑब्जर्व किया कि भाई ये ऊपर नीचे क्यों कर रहा है, क्या रीजन है इसके ऊपर नीचे करने का, तो यहाँ पे कुछ फोर्स निकल करके आया। अब आप बताओ, इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। अब बताओ, ऑयल ड्रॉपलेट अब निगेटिव चार्ज हो चुका है, बोलो ना, तो ऑयल ड्रॉपलेट का अपना मास होगा, बोलो भाई, ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर मास होगा ना, और मास किसी के पास होता है तो धरती उसको अपने तरफ खींचती है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। तो ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर नीचे के तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जो इलेक्ट्रिक प्लेट है उसके वजह से एक ऊपर के तरफ ये एक ड्रैग फोर्स है। अब ड्रैग फोर्स क्या होता है बेटा, कि ये जो ऊपर जाएगा ना, तो ड्रैग नीचे की तरफ काम करेगा, और अगर ये नीचे जाता है ना, तो ड्रैग ऊपर की तरफ काम करेगा। ड्रैग फोर्स किसको बोलते हैं, ड्रैग फोर्स किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनो, ऐसा फोर्स जो आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। बोलो भाई, अच्युत क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो, क्या लिख रहे हो बेटा, फेंक दिया जाओगे क्लास से उठा करके आज ही। समझ में मैंने क्या बोला, फालतू की चीजें नहीं चलेगी। पिछली बार मैंने एक सेशन में एक बच्चे को ना सीधे उठा के फेंक दिया था क्लासेस से। समझ में आ रहा है? दोबारा ये सब चीजें नहीं यूज करनी है क्लासेस के लैंग्वेज। समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? ठीक है, फर्स्ट टाइम है, आप लोग को रूल नहीं पता होगा, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। समझ में आ गया? बोलो भाई, चैट में लिखो, सॉरी सर, लिखो पहले चैट में, और ये भी लिखो कि सर ये दोबारा नहीं होगा आगे से। ठीक है बेटा, अगर क्लास में अगर कोई टीचर सीरियसली पढ़ा रहा है, ऐसी चीजें ना यूज करो आप कुछ चीजों को लेकर के, ठीक है? अगर आप कुछ ऐसा करते हो बेटा, तो आपको पता है बैन भी कर दिए जाओगे, है ना? ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो मैंने ऐसा जो चीज आप लिख रहे थे, अगर मैं एलन सिस्टम में ऊपर पहुंचा दूं ये बात, तो आप क्या कर दिए जाओगे पता है, बैन कर दिए जाओगे। तो ये सब चीजें नहीं करनी, आप बच्चे हो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? पहली बार है, तो आगे से ध्यान रखेंगे, ठीक है? चलो, खैर उसने कुछ बड़ी बात नहीं बोली थी, ठीक है? उसने फोर्स के बारे में कुछ लिख दिया था, तो खैर अपन बच्चा है तो अपन इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, है ना? ठीक है, तो मेरे क्लास के अंदर तो डिसिप्लिन सबसे पहले प्रायोरिटी पे आता है बेटा, क्योंकि आप पढ़ किन से रहे हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीजें आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, इसीलिए कुछ भी क्लासेस के अंदर ऐसा इनडिसिप्लिनरी एक्शन कोई भी बच्चा ना करे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोई भी ना करे, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से। जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितना सीखना है सीख लो, जितना जब भी फोन करते हो कर लो, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब चीजें नहीं। क्लास में जब पढ़ाई चल रहा है सिंसियरली पढ़ाई करनी है ना? तो प्लीज आगे से ध्यान रखना बेटा, ठीक है? जो भी लोग है ऐसा कुछ भी मत, मैं अगर होता है बेटा, अब बचपन में रहता है तो उसमें कुछ लोग कोई नया टर्म सुना तो उसके बारे में कुछ बोल दिया कि सर ये इस चीज से रिलेटेड है,
ठीक है, इस चीज से। तो वो चीजें नहीं है, वो चीजें नहीं करनी है अपने को। आप फ्रेंड सर्कल में करते हो, इट्स ओके, कोई चीज ऐसा दिख गया तो कुछ बोल दिया उसको, यहाँ पे नहीं, क्लासेस के अंदर नहीं। आज एलन के नाम से इसलिए फेमस है बेटा क्योंकि यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन चलती है। एलन की सबसे पहली प्रायोरिटी है बेटा लाइफ में कि डिसिप्लिन, चाहे वो क्लासरूम हो, टीचर से स्टूडेंट का बीच का रिलेशन हो, चाहे मैनेजमेंट का रिलेशन हो, डिसिप्लिन सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर आपके पास लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो एलन ये मान के चलता है कि आप आईटी तो कभी कर ही नहीं सकते, मतलब कर ही नहीं, सोचना मतलब आईटी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो ये चीज आप आगे से ध्यान रखेंगे। अगर आप एलन के अंदर है मीन्स डिसिप्लिन आपकी लाइफ की सबसे पहली प्रायोरिटी है, ये चीज आप आगे से ध्यान रखेंगे। आई होप ये चीजें क्लियर है। आयुषी बेटा एक बार बात करेंगे आप मेरे से, बोलो बेटा ये लाइन चमका बेटा, ठीक है। चलो अब हम आगे की तरफ बात करते हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। अरे उसने ड्रैग फोर्स से रिलेटेड कुछ वर्ड यूज कर लिया था, ठीक है, जो आप लोग पढ़े लिखे बच्चों वो शोभा नहीं देता है, ठीक है, तो आगे से मत करना। मतलब उसने इसके बारे में ड्यूअल बिहेवियर बोल दिया था, तो वो सब चीजें नहीं करनी है, सिंपल मतलब ये। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, होता क्या मैं आपको बताता हूँ कि मान लो क्या होता है, ये जो आपका निगेटिव चार्ज है ये कभी ऊपर जा सकता है, बोलो भाई, या कभी नीचे आ सकता है। अब कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, अब आप मेरे को बता दो, ध्यान से देखो। तो ओवरऑल हुआ क्या, पहले इसके बारे में मेरे को बता दो। अब हुआ क्या, अच्छा मैं ड्रैग फोर्स आपको समझा रहा था। ड्रैग फोर्स क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो। ड्रैग फोर्स होता है कि जैसे कि मान लो, ध्यान से सुनो, ड्रैग फोर्स क्या होता है बेटा, जैसे मैं हूं, मैं मान लो आगे की तरफ जा रहा हूं, तो अगर हवा तेज चल रही है तो मेरे को किधर की तरफ खींचेगी, किधर की तरफ फोर्स लगाएगी, पीछे की तरफ लगाएगी या नहीं। मतलब मैं, मेरा मोशन जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स काम। आप तेजी से दौड़ो ना, तेजी से दौड़ो तो आपको पीछे की तरफ एक एयर का रेजिस्टेंस, एयर के द्वारा जो फोर्स काम करता है बैकवर्ड, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रिक्शन बाय एयर बोल दो आप, ठीक है। एयर जो आपके मोशन को अपोज करता है उसको ड्रैग फोर्स काम करता है, बोलो बेटा। हाँ बेटा, एक तरीके का फ्रिक्शन बोल सकते हो, बट किसके द्वारा, एयर के द्वारा। एयर वो आपको रजिस्ट करता है उधर की तरफ। ये लाइन क्लियर है। तो अभी तक का क्या कहानी हुआ बेटा, ध्यान से सुना। ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर क्या था बेटा, कोई गैस था। इस गैस में आपने एक्सरे पास किया, ये जो गैस है ये गैस आपका आयोनाइज हो गया और इलेक्ट्रॉन दिया। ये इलेक्ट्रॉन को कौन गेन किया बेटा, ऑयल ड्रॉपलेट जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। अब जो ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ये ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर ओवरऑल निगेटिव चार्ज आ गया, बोलो बेटा। अब ये निगेटिव चार्ज जो इसके अंदर है ऑयल ड्रॉपलेट, इसके मोशन को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, तो कहीं ये ऊपर जा रहा है, कभी ये नीचे की तरफ आ रहा है। कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलो भाई सर आगे बात कर लो, ध्यान से देखो। चलो यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा, यहां तक की कहानी क्लियर है, एनिमेशन ही है ना। अच्युत बोलो बेटा, यहां तक की कहानी क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब हुआ क्या बेटा, ध्यान से सुनो। एयर इनसाइड द चैम्बर वाज आयोनाइज्ड बाय पासिंग अ बीम ऑफ एक्सरे थ्रू इट। मतलब इसके अंदर जो एयर रखा हुआ था वो आयोनाइज हो जाता है, किसके वजह से, एक्सरे की वजह से। ये लाइन चमका या नहीं चमका, बोलो भाई, ये लाइन चमका या नहीं फिर देखो आगे क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दीज ड्रॉपलेट वाज एक्वायर्ड बाय कोलिजन विथ गैसियस आयन, बोलो भाई। जो आपका ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर निगेटिव चार्ज आ रहा था वो किसके वजह से आ रहा था, जो इलेक्ट्रॉन निकला और जो आपका ऑयल ड्रॉपलेट के बीच में कोलिजन हुआ उसके साथ, उसके ऊपर इस वजह से आ रहा था। ये लाइन क्लियर है, हम बात करते हैं बेटा जित उस पर बात करते हैं। बोलो भाई ये लाइन चमका या नहीं चमका, क्या बोला मैंने, जो इलेक्ट्रॉन निकला और जो आपका ऑयल ड्रॉपलेट है उसमें कोलिजन हुआ तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक चार्ज आया। अब ध्यान से देखो बेटा, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है और ये आपका ऑयल ड्रॉपलेट है। ये ध्यान से सुनना बेटा क्या कह रहा हूं, ये आपका क्या है, ये आपका ऑयल ड्रॉपलेट है। ये क्या है बेटा, ये आपका ऑयल ड्रॉपलेट है। ये आपका क्या बेटा, इसके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट है। अब बताओ यहाँ पे ये पॉजिटिव और निगेटिव कैसे बेटा, देखो इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ। अब बता दो इसमें प्लस से माइनस के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा या नहीं करेगा, ये बताओ, बोलो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा या नहीं करेगा, हाँ या ना, करेगा। अब देखो ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, देखो ये निगेटिव है।
अब बताओ, ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो मैंने आपको बताया था फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई होता है। तो अब आप देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, देखो नीचे की तरफ है, तो इस पे फोर्स किधर की तरफ काम करेगा, ऊपर करेगा। अगर ये निगेटिव होगा तो देखो ये ऑयल ड्रॉपलेट इनके बीच में निगेटिवली चार्ज है, हम ऑयल ड्रॉपलेट के मोशन को देख रहे हैं, तो ये निगेटिव चार्ज है। तो अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे था तो फोर्स ऊपर काम करेगा, तो अब बताओ इसके ऊपर किधर फोर्स काम करेगा, F इलेक्ट्रिक काम करेगा, हाँ या ना, बोलो भाई। अब आप मेरे को बता, इस ऑयल ड्रॉपलेट का कुछ ना कुछ मास तो होगा ना, ऑयल ड्रॉपलेट का मास होता है। अब मास होगा तो इसके ऊपर नीचे के तरफ हमेशा एक फोर्स काम करेगा। जिस भी बॉडी के पास मास होता है तो अर्थ के द्वारा उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जिसको F ग्रेविटेशनल बोलते हैं। ध्यान से देखो। अब ये बताओ बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर हम आपको यहाँ पे ये सवाल पूछे कि ध्यान से देखना बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये तो फिक्स होगा, mg होता है, ये फिक्स होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, ज्यादा पावरफुल बैटरी ले लोगे तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा, कम पावरफुल बैटरी लोगे तो ये कम होगा, बोलो ना, क्योंकि चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को ऊपर नीचे करना आपके हाथ में है। इस बैटरी, इसके ऊपर चार्ज जितना है उसके बेसिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कम ज्यादा कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पे आप फोर्स को घटा बढ़ा सकते हैं। तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, मतलब ये वाला फोर्स जो काम कर रहा है, ये आपके हाथ में है कि इसको घटा भी सकते हैं और इसको बढ़ा भी सकते हैं। बोलो बेटा, ये लाइन चमका या नहीं चमका, मैंने क्या समझाया, इसको घटा भी सकते हैं और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, हाँ या ना, बोलो भाई, ये लाइन के लिए। अच्छा ये बताओ, मान लो हमने क्या किया, इस बैटरी के हेल्प से F इलेक्ट्रिक जो है ये ग्रेटर देन कर दिया F ग्रेविटेशनल। बोलो भाई, हमने क्या किया, F इलेक्ट्रिक को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया F ग्रेविटेशनल से। ध्यान से देखो, F इलेक्ट्रिक को क्या किया, F ग्रेविटेशनल, F इलेक्ट्रिक को हमने क्या किया बेटा, ज्यादा कर दिया ग्रेविटेशनल से। अब आप मेरे को बताओ, ये ऑयल ड्रॉपलेट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, बोलो भाई, किधर के तरफ जाएगा, ऊपर के तरफ जाएगा। ये फोर्स ज्यादा हो गया ना तो ये ऊपर जाएगा, और अगर ये ऊपर गया तो बताओ इसमें ड्रैग किधर काम करेगा, इस पे ड्रैग नीचे की तरफ काम करेगा, तो फोर्स ड्रैग, बोलो भाई, नीचे के तरफ, क्योंकि उसके अंदर एयर रख रखा था हमने, इसके अंदर एयर है ना बेटा, तो ड्रैग फोर्स काम करेगा, ठीक है। अब मान लो मैं आपको ये बोल दूं कि ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नीचे के तरफ, तो इस पे F ग्रेविटेशनल काम करेगा। अब बताओ, अगर आपने मान लो ऐसा बैटरी लगाया जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुआ तो ऊपर वाला जो फोर्स है, सॉरी, ये जो ऐसा बैटरी लगाया जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स कम प्रोवाइड कर रहा है। अब आप मेरे को बताओ कि F इलेक्ट्रिक जो होगा, अगर मान लो F, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। अब बताओ, इस बैटरी के वजह से F इलेक्ट्रिक इधर काम करेगा। अब बता दो बेटा कि F इलेक्ट्रिक की वैल्यू अगर लेस देन आ रहा है F ग्रेविटेशनल, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ना, अगर आप F इलेक्ट्रिक की वैल्यू F ग्रेविटेशनल से कम करते हैं तो बताओ भाई ये किधर की तरफ जाएगा, देखो ग्रेविटेशनल ज्यादा हो गया ना, तो ये किधर की तरफ जाएगा, ये आपका ऊपर की तरफ जाएगा, देखो, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। बोलो भाई, ये लाइन चमका, तो ड्रैग फोर्स डिपेंड करेगा किधर। अब आप बताओ, ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कितना फोर्स, बोलो बेटा, ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, बोलो बेटा। अब देखो ग्रेविटेशनल ज्यादा है ना, तो ये नीचे जाएगा और ये नीचे जाएगा, तो ड्रैग फोर्स ऊपर का, तो इसके ऊपर 3 फोर्स काम कर रहे हैं। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स का अपना मैग्नीट्यूड होता है, ड्रैग फोर्स का अपना मैग्नीट्यूड होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का अपना मैग्नीट्यूड होता है। तो इन तीनों फोर्स के मैग्नीट्यूड के हेल्प से उन्होंने क्या किया, इसके फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश किया। उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना बैलेंस, अब ध्यान से सुनना बेटा। अच्छा ये बताओ, ये ना ऊपर जाए या ना नीचे जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स
सबको अगर इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल बराबर होगा तो ड्रैग फोर्स क्या होगा उस केस में, बोलो भाई। ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर होगा तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू क्या होगा, 0, वो काम ही नहीं करेगा उसके ऊपर, उस पर रिमूव हो जाएगा। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, इन तीनों फोर्स का अपना वैल्यू होता है, तो आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर पढ़ोगे। समझा बेटा? रेस का डिस्कशन कल कर लेंगे, ध्यान से सुनो बेटा। रेस का डिस्कशन कल अपनी 8 बजे से क्लास है ना, बोलो बेटा। अपने रेस 2 ही बच रहे हैं ना, क्योंकि 2-3 लेक्चर तक एटॉमिक में अभी कोई होमवर्क नहीं जाएगा बेटा, 2-3 लेक्चर तक, ठीक है। 2-3 लेक्चर जो एटॉमिक का चलेगा उसमें होमवर्क नहीं जाएगा। तो कल अपनी 8 से 9 एक क्लास है, तो उस क्लास के अंदर पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, उस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनो मेरी बात। कल अपनी क्लास है 8 से 9, है ना, 8 से 9 कल अपनी क्लास, ठीक है बेटा। ऐसा करते हैं 10 मिनट पढ़ लो, फिर आपका मैं आगे जाकर के डॉट ले लेता हूँ। सुनो ध्यान से सुनो, 10 मिनट पढ़ लो, उसके बाद मिलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ लो, फिर मैं आपका 4-5 क्वेश्चंस करा देता हूँ। खुशबू हैंड रेस करो बेटा, क्या कह रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आपका। हैंड रेस करो बेटा खुशबू एक बार। खुशबू हैंड रेस करो बेटा, कुछ कह रहे हो आप, समझ नहीं पा रहा मैं आपकी बात को। अरे बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है मेरे से। आप क्या कह रहे हो पहले बताओ तो। आप ये चाह रहे हो कि मैं डिस्कशन करूं या आप चाह रहे हो क्लास कंटिन्यू किया, क्या करूं? मैं समझ नहीं पाया आपकी लैंग्वेज को, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। हैंड रेस कर लो। बोलो भाई। चलो कोई ना, करते हैं बेटा खुशबू, करते हैं। चलो आते हैं, पहले ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट खत्म करके डिस्कशन करते हैं। बस 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है? 5 मिनट रुको, फिर आपका डिस्कशन कर लेते हैं। बट कल की जो 8 से 9 क्लास है उसमें मैं पढ़ाऊंगा, फिर याद कर लो, ठीक है? 8 से 9 आपकी क्लास रहेगी, तो उसमें एटॉमिक के आगे मैं क्लासेस कंटिन्यू करूंगा। तो कल की क्लासेस कहीं ना कहीं आपके 3 घंटे के हो जाएंगे। ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहना बेटा कल की क्लास के लिए, है ना? जो आपका क्लासेस रहेगा 8 से 9 एटॉमिक के अंदर, आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड है, ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये चीजें हो गई, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब मेरे को बताओ कि 3 फोर्स है, मिल्टन ने वही किया। अब ये फोर्स आ गया तो फोर्स को बैलेंस वगैरह कर करके, या जो भी मास इनटू एक्सेलरेशन वाले चीजें होते हैं, उन्होंने लास्ट में एक रिजल्ट दिया। क्या दिया? ध्यान से देखो, द फॉल ऑफ, ध्यान से सुनो उसने क्या बोला था, द फॉल ऑफ दिस चार्ज वाइल ड्रॉपलेट कैन बी रिटार्डेड, accelerated or made stationary depending upon the charge on the droplet and polarity strength of the voltage applied to the plate। अब ध्यान से सुनो, अब इस बात पे देखो, ये जो चार्ज प्लेट है, ये चार्ज प्लेट को आप ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ या रोक करके रखो, वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये फोर्स कैसा है, बोलो ना, ये फोर्स कैसा है। और ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? ये बैटरी के स्ट्रेंथ पे। और ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। मतलब ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है उसके ऊपर ये फोर्स डिपेंड करेगा। ये एफ इलेक्ट्रिक है बेटा, ध्यान से सुनो, इसको एफ इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, देखो चार्ज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है और इसके स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। बोलो भाई, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? इसके स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। किसके? इस बैटरी के स्ट्रेंथ पे। तो यहां पे ऑयल ड्रॉपलेट का ऊपर जाना, नीचे आना या स्टेशनरी रहना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कितना चार्ज आया। मतलब एक ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 गया, 3 गया, 4, कितना इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना चार्ज आएगा, उतना ज्यादा चार्ज आएगा तो उतना ज्यादा फोर्स होगा, जितना ज्यादा फोर्स होगा इतना ऊपर की तरफ जाएगा, जितना कम इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना कम ज्यादा फोर्स, एफ इलेक्ट्रिक कम काम करेगा, उतना कम फोर्स काम करेगा तो ग्रेविटेशनल ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ जाएगा। तो ऊपर नीचे इसका मूव करना इस बात पे डिपेंड कर रहा था कि एक ऑयल ड्रॉपलेट कितना चार्ज गेन कर रहा है और ये जो बैटरी आप यूज कर रहे हो इस बैटरी का स्ट्रेंथ क्या है। ये चीज लाइन यहां लिखी हुई है, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसने क्या दिया,
वो सारे एक्सपेरिमेंट कर लिया, इस फोर्स वगैरह को यूज कर लिया। कैसे यूज किया सर? ड्रैग फोर्स की क्या वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या वैल्यू होती है, ग्रेविटेशनल, ये सब कुछ आपको याद नहीं रखना है। कहां कैसे फोर्स काम कर रहा था, एक्सपेरिमेंट क्या किया। अब डायरेक्ट यहां फोर्स आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक इक्वेशन बनेगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इंटू मास इंटू, होता है ना। इस इक्वेशन के हेल्प से उन्होंने एक रिजल्ट ला करके दिया था जिसका नाम है Q इज इक्वल टू N इंटू ए। बस इस लाइन को दिया था उसने क्या दिया लास्ट में, Q इज, मतलब ये सारे चीजों को, सारे फोर्स वगैरह को बैलेंस किया। बैलेंस वगैरह करने के बाद उन्होंने बस एक लाइन लास्ट में आकर के बोली कि जो Q होता है ना वो N इंटू E के बराबर होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, मतलब दुनिया का कोई भी बॉडी है उसके ऊपर अगर चार्ज जाता है तो ध्यान से सुनना क्या इससे जाता है। अगर कोई भी बॉडी है वो चार्ज अपने से इलेक्ट्रॉन निकालेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑयल ड्रॉपलेट क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था या निकाल रहा था, बोलो भाई। ऑयल ड्रॉपलेट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था या निकाल रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। मतलब ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज जो होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई आता है। क्या आ रहा था, एन मतलब इंटीजर। ध्यान से सुनो बेटा, एन जो है ये आपका इंटीजर है। इंटीजर कहने का क्या मतलब है कि एन की वैल्यू 1 आती है, 2 आती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5, ये इंटीजर होगा। अब बताओ, उसने ये बोला कि जो क्यू होगा, ये क्यू का क्या मतलब है। क्यू का मतलब यह है कि कोई भी बॉडी जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा 1 इंटू ई, या वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब 2 को गेन करेगा तो Q2 हो जाएगा 2 इंटू ई। जब अगर वह 3 को गेन करेगा तो 3 इंटू ई। ऐसे कर करके उसका कहना था। उन्होंने ये बोला कि अब बता, ये चार्ज अगर गेन करेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा कब, जब ये गेन करेगा। अब कोई चार्ज पार्टिकल अच्छा ये बताओ, यहां पे सुनना, Q1 इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, चलो ये रहने दो। तो कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा 1। एक गेन करेगा तो 1 इंटू, 2 करेगा 2 इंटू, 3 करेगा तो वो सारे चीजों को इक्वेशन के हेल्प से लास्ट में एक लाइन बोली। क्या बोली, ध्यान से सुनो, बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द मोशन ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो बैटरी का पोलैरिटी है यह हमारे हाथ में कंट्रोल करना था। इसके मोशन को हम लोगों ने क्या किया था बेटा, केयरफुली पोलैरिटी को चेंज करके क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर किया। देखो भाई, बाय केयरफुली मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट, मिलिकन कंक्लूडेड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज आ रहा था, मतलब जिसको क्यू बोला, क्यू की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 इंटू ई, 2 इलेक्ट्रॉन अगर कोई ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर आ रहा है तो 2 इंटू ई, 3 आ रहा है तो 3 ऑन द ड्रॉपलेट is always an integral multiple of the electrical charge E, that is Q equal to N, where N की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। और उन्होंने एक लाइन बोली कि जो आपका ये जो E है ना, E का जो वैल्यू होता है ये -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। देखो ये आपको याद रखना। बोलो ये लाइन चमका या नहीं चमका बेटा। तो उन्होंने ये लाइन दिया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस इतना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लो ये ऑयल का ड्रॉपलेट है, ठीक है, इस ऑयल ड्रॉपलेट ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, बोलो भाई। ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है ये क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है ऑयल ड्रॉपलेट। अगर ये ऑयल ड्रॉपलेट 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, बोलो भाई। इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा 1 इंटू माइनस, ध्यान से सुनो, पीछे लिखता हूं थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर है। देखो जब ये ऑयल ड्रॉपलेट 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 1 इंटू
-1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अगर यही ऑयल ड्रॉपलेट 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, बोलो Q3 कितना आ जाएगा, 3 इंटू -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। यही ऑयल ड्रॉपलेट अगर 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर क्या आएगा, Q5 आएगा माइनस, देखो 5 इंटू -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। बोलो बेटा ये लंचम का मैंने क्या समझाया आपको। तो वो जो ऑब्जर्वेशन देख रहा था वो देख ये पाया कि ऑयल ड्रॉपलेट जो इसके अंदर है वह या तो 1 इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा अपने अंदर, 2. अच्छा ये बताओ क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बोलो भाई क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, हाँ या ना, बोलो भाई क्या 2.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा या नहीं, नहीं ये गलत है। क्या आप इसको 3.5 इलेक्ट्रॉन को भेज सकते हैं, बोलो भाई 3.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं, बोलो भाई क्या ये 1.5 इलेक्ट्रॉन आप भेज सकते हैं, बोलो भाई क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन आप भेज सकते हैं, नहीं। उसका ये कहना था इलेक्ट्रॉन या तो 1 जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 3 जाएगा या 4 जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने क्या देखा कि ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज आ रहा था ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज आ रहा था, ध्यान से सुनना बेटा, ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर क्या चार्ज आ रहा था, ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज आ रहा था, जैसे मान लो Q1 आया 1 इंटू -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। जब एक ऑयल ड्रॉपलेट गया Q3 आ रहा था 1 इंटू -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, मतलब 3 इंटू आप बोल सकते हो Q5 इज इक्वल टू 5 इंटू -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ध्यान से सुनो, तो उसने क्या बोला, उन्होंने बोल दिया कि कोई भी दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है, ध्यान से सुनो उसने क्या लाइन बोली, उसने ये लाइन बोली कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस है उसके ऊपर जो चार्ज आता है ना वो इस नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल आता है। क्या बोला मैंने, दुनिया में कोई भी चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है वो ये जो नंबर है ना वो सब में आता है, ये देखो ये जो नंबर है ये सब में कॉमन है, इसी नंबर का, जैसे ये पानी का बोतल है तो इसमें या तो 5 इंटू 1.6 10 का पावर -19 आएगा, या मान लो आपके पास ये रिमोट है तो इसके पास 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 आएगा। समझ में आ रहा है मैं कह रहा है, मतलब कोई भी बॉडी है दुनिया का उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो इस नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये लाइन चमका मैंने क्या समझाया, और ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसको उन्होंने नाम दिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसी को उन्होंने नाम दिया कि ये जो नंबर है वह 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है। उन्होंने क्या बोला, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसकी वैल्यू है -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। बोलो बेटा, तो इसका मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या याद रखोगे, -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। बोलो बेटा ये लाइन चमका, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को उसने कैसे डिफाइन किया ये समझ आया, बोलो भाई, नहीं निगेटिव के साथ बोलना है बेटा, गेन करेगा तो, बोलो भाई, और जो गेन किया तो कोई लूज किया होगा, जो लूज किया वो आपको पता ही है, यहाँ पे निगेटिव की जगह उसको प्लस कर देना। ये लाइन चमका मैंने क्या समझा, तो मान लो इस पे सवाल ये पूछ लिया जाता है बेटा, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, आपसे सवाल इसमें यह पूछ लिया जाता है कि बताओ क्या ये चार्ज पॉसिबल है, -4.8 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। आपसे यह सवाल पूछेगा क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, एन की वैल्यू निकालोगे। तो एन की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो चार्ज इतना गिवन है -4.8 इंटू 10 का पावर -19 डिवाइडेड बाय ई, देखो एन की वैल्यू क्या लिखोगे, Q डिवाइडेड बाय ई, और ये जो वैल्यू आएगा ना ये वैल्यू हमेशा आपका इंटीजर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो इसमें किससे डिवाइड करोगे बेटा, -1.6 इंटू 10 का पावर -19, देखो ये कट कुट करके कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, तो ये इंटीजर आया ना, इसका मतलब ये चार्ज आपका पॉसिबल है, ये चार्ज क्या है, ये चार्ज आपका पॉसिबल है।
अब ध्यान से सुनो, मान लो तुमसे यह पूछ लिया गया कि -3.5 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, क्या यह चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? बोलो भाई, क्या यह चार्ज पॉसिबल है या नहीं है? हाँ या ना? पॉसिबल है। उन्होंने बोला था क्या कि इसमें आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले n कैलकुलेट करोगे। n कितना आ जाएगा, -3.5 इंटू 10 का पावर -19 डिवाइडेड बाय -1.6 इंटू 10 का पावर -19। बोलो भाई, तो ये आपका इंटीजर आएगा या नहीं आएगा? देखो आएगा इंटीजर? इंटीजर नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो चार्ज है ये नॉट पॉसिबल है। ये हाइपोथेटिकल चार्ज की हम बात करें, ऐसा चार्ज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बोलो बेटा, ये लाइन चमका। तो आपको क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि बताओ ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इससे डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद अगर n की वैल्यू इंटीजर आ गया मतलब वो चार्ज पॉसिबल है, और अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आया तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। बोलो बेटा, ये लाइन चमका या नहीं चमका, पहले ये बताओ। क्या ये लाइन क्लियर हुआ बेटा या नहीं चमका? हाँ या ना? क्लियर है ये चीजें? चलो अब देखो, चार्ज निकल गया। ध्यान से सुनो, बस एक लाइन सुन लो फिर यहां खत्म करते हैं। ध्यान से सुनो, अगर आपका चार्ज निकल गया तो अभी आप E/ME कैलकुलेट कर चुके थे। E/ME की वैल्यू कितना निकाल चुके थे? बोलो भाई, E/ME की वैल्यू देखो निकाल चुके थे आप 1.75 अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अप्रोक्सीमेट 74 था ना, तो आप इसको 5 मान लो, ठीक है? अप्रोक्सीमेट है 1.75 इंटू 10 का पावर 11 कूलम पर केजी। अब यहां पे देखो बेटा, इसकी वैल्यू आपको मिलिकन ने दे दी। चार्ज की वैल्यू किसने दे दिया? मिलिकन ने आपको निकाल करके देख लिया। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इतना। बोलो भाई, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो माइन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा? देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बात करें तो -1.6 इंटू -19 कूलम। बट मैग्नीट्यूड, ये जो स्पेसिफिक चार्ज जब भी कैलकुलेट करते हैं बेटा तो मैग्नीट्यूड ऊपर लिखते हैं, मास नीचे लिखते हैं। चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मास, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? इतना। थॉमसन का वैल्यू के अकॉर्डिंग देखो E/ME पता था, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, सिंपल सी बता दो, मास निकाल लेंगे। तो मास कितना आ जाएगा बताओ? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? E डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 10⁻11। तो देखो कितना आ गया, E डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 10⁻11। बोलो भाई, E क्या है बेटा? आपका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। तो देखो इसका वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 डिवाइडेड बाय, ये अभी आपने कैलकुलेट किया है, देखो ये कितना है 1.75 इंटू 10 का पावर 11। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 9.1 इंटू 10⁻31 kg निकल करके आ जाएगा। बोलो भाई, 9.1 इंटू 10 के पावर -3। ये डाटा, ये रिजल्ट्स आपको याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पता रख गया, इलेक्ट्रॉन का मास पता चल गया। बोलो भाई, अब कौन सा चार्ज पॉसिबल है या नहीं है आपको ये समझ आ गया। अब कैसे कैलकुलेट किया था, एक्सपेरिमेंट समझ गए आप। उसके बाद आपने देख लिया कि ये सब चीजों की कैसे जरूरत है। तो ये पूरा का पूरा कहानी था इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर लिया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कैलकुलेट कर लिया। बोलो भाई, अब हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। कल अपनी जो क्लास है, बोलो बेटा, कितने लोगों को ये बताओ बेटा कि पूरा समझ आ गया कि कैसे कहानी चली थी? बोलो भाई, कितने लोगों को ये लगा कि मजा आया? भाई बेटा आप बस लास्ट तक सुनते रहो मेरी कहानी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में फील आ जाएगा आपको, ठीक है ना? इधर उधर ज्यादा करोगे, रिसर्च ज्यादा करोगे तो फिर दिक्कत आएगा आपको। इस चैप्टर में रिसर्च नहीं करना है। चलो भाई, अब आपके डॉट ले लेते हैं।